नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अमेरिकी प्राइवेट कंपनी एथेना लैंडर चांद पर उतरा है। आज के वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इससे पहले कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने अपने प्राइवेट लैंडर को मून के सरफेस के ऊपर उतारने की कोशिश करी है या उतारने में कामयाब हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दरअसल अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का एथेना लैंडर गुरुवार को चांद के साउथ पोलर रीजन में उतरा। हालांकि लैंडिंग के कुछ मिनट बाद से मिशन कंट्रोलर उसकी स्थिति की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। अब तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि लैंडर सीधा सतह पर खड़ा है या नहीं है। मिशन कंट्रोलर को लैंडिंग की पुष्टि करने में भी समय लगा। मिशन डायरेक्टर और कंपनी के को फाउंडर टिम क्रेन ने कहा, ऐसा लगता है कि हम चंद्रमा पर उतर गए हैं। अब यह जांच रहे हैं कि लैंडर की सतह पर स्थिति क्या है। मिशन ऑफिशियल्स के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद लैंडर मिशन कंट्रोलर के संपर्क में था। सोलर पावर भी जनरेट कर रहा था। हालांकि लैंडिंग के करीब आधे घंटे बाद भी मिशन टीम यह पुष्टि नहीं कर पाई कि लैंडर सही स्थिति में है या नहीं है। इस बीच नासा और इंट्यूटिव मशीन्स ने लाइव लैंडिंग टेलीकास्ट अचानक बंद कर दिया। कहा कि दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपडेट दिया जाएगा। इंट्यूटिव मशीन्स ने एक साल पहले भी चंद्रमा पर एक स्पेसक्राफ्ट लैंड करवाया था। उस समय भी लैंडर का पैर टूट गया था जिससे वह पलट गया था। इंट्यूटिव मशीन्स का ये दूसरा एथेना लैंडर IM-2 बुधवार देर रात भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 5:45 पर इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस लैंडर में एक ड्रोन भी मौजूद है। IM-2 का एक प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह से जुड़ी हुई जानकारी इकट्ठा करना है। लैंडर पर मौजूद रोवर में एक ड्रिल मशीन्स लगी हैं। यह करीब 10 ड्रिल करेगी। एक बार की ड्रिलिंग में करीब 10 सेंटीमीटर खुदाई होगी, यानी कुल 1 मीटर गहराई तक मशीन जाएगी और जमीन के अंदर से सैंपल कलेक्ट करेगी। चंद्रमा की सतह के 1 मीटर नीचे तक जांच करने के लिए नासा के ट्राइडेंट ड्रिल और M-SOLO यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर की तैनाती है। इससे चंद्रमा पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजों को डिटेक्ट किया जा सकता है। इंट्यूटिव मशीन्स का 6 पैरों वाला एथेना लैंडर लगभग जिराफ जितना लंबा है। ये 6 मार्च को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 100 मील दूर एक सपाट चोटी वाले पहाड़ मॉन्स माउंटेन पर उतरने वाला था। एथेना की लैंडिंग के बाद रोवर्स और माइक्रोनोवा हॉपर यानी कि ग्रेस को तैनात किया जाएगा। ग्रेस हॉपर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह लैंडर से 2 किलोमीटर तक की दूरी की यात्रा उड़कर पूरी कर सकती है। इसे इंट्यूसिव मशीन्स नाम की कंपनी ने बनाया है। मून लैंडर का नाम भी इसी पर रखा गया है। लैंडर पर एक छोटा रोबोट माइक्रोनोवा हॉपर है जिसे ग्रेस नाम दिया गया है। इसके अलावा 4 पहियों वाला माइक्रोवेव आकार का एक रोवर भी है जो चांद की सतह पर डेटा कलेक्ट करेगा। मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का इस साल ये तीसरा मून मिशन है। इससे पहले 15 जनवरी 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट से ही अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के ब्लू घोस्ट और जापान के आई स्पेस रेजिलियंस के मून लैंडर्स को लॉन्च किया था। ब्लू घोस्ट 2 मार्च 2025 को चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। वहीं जापान का लैंडर अलग रास्ते से जा रहा है, इसलिए मई में चांद पर पहुंचेगा। यानी अब कुल 3 लैंडर हो गए हैं जो चंद्रमा पर उतरने वाले हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रहों के 181 उपग्रह हैं और चंद्रमा इनमें 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। हम पृथ्वी के इस इकलौते उपग्रह के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 450 करोड़ साल पहले मंगल से भी बड़ा एक पिंड पृथ्वी से टकराया था। इससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ और चंद्रमा बन गया। सबसे पहले सोवियत संघ ने 1959 से 1976 तक लूना मिशन चलाया। लूना 2 चंद्रमा से टकराने वाला पहला यान था और लूना 9 ने पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। अमेरिका का अपोलो मिशन 1961 से 1972 तक चला। 1969 में नासा के अपोलो 11 मिशन से पहली बार चांद पर इंसान को भेजा गया। अमेरिका और रूस के अलावा भारत, जापान, चीन, इजराइल और यूरोपीय एजेंसी ने भी चांद पर मिशन भेजे हैं। अमेरिका आर्टेमिस मिशन से फिर इंसान भेजने वाला है। चंद्रमा पर भेजे गए मिशन की वजह से वहां करीब 1.81 लाख किलो मलबा जमा हो गया है। यह इंसानों द्वारा भेजी गई चीजों या सैटेलाइट के टुकड़े हैं। 1958 में अमेरिका ने अपनी ताकत
ताकत दिखाने के लिए चंद्रमा पर परमाणु बम ब्लास्ट करने की योजना भी बनाई थी। इस मिशन का नाम A119 था और अमेरिका चाहता था कि इस धमाके की रोशनी धरती से भी दिखाई दे। तो साथियों, हाल के वर्षों में हम लोग ये देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जा रही है। नासा अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र के साथ भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिससे नवाचार को स्पष्ट लाभ हो रहा है। जैसा कि हाल में स्पेसएक्स के स्टारशिप को विशालकाय चॉपस्टिक द्वारा पकड़े जाने की घटना से पता चलता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी एजेंसियों की दिलचस्पी को देख करके ये लग रहा है कि निजी कंपनियां ऐसा जोखिम उठाने में सक्षम है जो शायद कोई सरकारी एजेंसी सीधे तौर पर खुद नहीं उठा सकती, और इसलिए हम क्षमताओं में भारी वृद्धि देख रहे हैं। रॉकेट को कक्षा में प्रक्षेपित होते और फिर वापस लौटते देखना यह कुछ ऐसा है जो हमें 20 साल पहले नहीं देखने को मिलता था। आज यह साल में 100 बार हो चुका है। इसके वित्तीय लाभ भी हैं। वेंचर कैपिटल और निजी क्षेत्र से निवेश की राशि सालाना करीब $10 बिलियन है। ये 20 साल की तुलना में काफी वृद्धि है, जबकि चंद्रमा पर वापस लौटने पर नासा का कुल खर्च करीब $8 बिलियन है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखने पर वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। अंतरिक्ष में वास्तव में कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है। सारा पैसा धरती पर ही खर्च किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर नौकरियां पैदा होती हैं। हाल के वर्षों में हम लोग इस बात को ज्यादातर देख रहे हैं कि जो भी खगोल वैज्ञानिक हैं या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिसकी भी दिलचस्पी है, वो इस बात का पता लगाने में ज्यादा जोर दे रहे हैं कि क्या पृथ्वी से परे भी जीवन हो सकता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही बुनियादी है और हम सभी को चिंतित करता है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? और जाहिर है हम यह समझना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या हमारे सौर मंडल में जीवन है? क्या हमारे सौर मंडल से परे भी जीवन है? हम जिस जीवन की तलाश कर रहे हैं वह वैसा ही है जैसा हम जानते हैं, और इसका मतलब है कार्बन आधारित जीवन। और जबकि मंगल ग्रह पर जीवन के बुनियादी घटकों जैसे अमीनो एसिड और विशेष हाइड्रोकार्बन के लिए पहले से ही सक्रिय ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर परीक्षण कर रहे हैं, अभी तक कोई भी नमूना पृथ्वी पर वापस नहीं लाया गया है। कुछ ऐसा जो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल नमूना वापसी मिशन का फोकस होगा। यदि हम मंगल ग्रह से नमूने पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में वापस लाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें शानदार परिणाम मिलेंगे और हम बहुत कुछ समझ पाएंगे, और अंततः कार्बनिक अणु, जीवन के अवशेष, यदि मंगल ग्रह पर कभी जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो उसे खोज पाएंगे। और इन सभी चीजों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण तीव्र गति से हो रहा है और इस गति को बनाए रखने के लिए सभी विभिन्न हितधारकों के बीच सतत सहयोग अंततः महत्वपूर्ण होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 1998 में इसके लॉन्च के बाद 23 देशों और 5 अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 280 व्यक्ति ISS का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा कई और देश और हितधारक वर्षों से हजारों प्रयोगों को अंजाम देने में शामिल हैं, लेकिन ISS को कुछ वर्षों में बंद कर दिया जाना है। नासा अपनी वेबसाइट पर कहता है कि नासा ने 2030 तक अंतरिक्ष स्टेशन का पूरी तरह से उपयोग और सुरक्षित संचालन करने की प्रतिबद्धता जताई है, क्योंकि एजेंसी कम पृथ्वी की कक्षा में व्यावसायिक रूप से स्वामित्व वाले और संचालित प्लेटफॉर्मों को सक्षम और निर्बाध रूप से स्थानांतरित करने के लिए भी काम करती है। अंतरिक्ष हमेशा से राजनीतिक समस्याओं से थोड़ा ऊपर रहा है और सहयोग करने की कोशिश करता रहा है, और मुझे उम्मीद है कि यह इसी तरह से जारी रहेगा। एक सवाल अभी भी बना हुआ है। सवाल है, क्या मानव जाति जल्द ही मंगल ग्रह पर कदम रख पाएगी? मुझे लगता है कि यह उतनी जल्दी नहीं होने वाला है जैसा कि कुछ आधिकारिक मिशन तिथियों में कहा गया है। 2030 के लिए यह संभवतः 2030 के दशक के अंत में होना तय है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे जीवन काल में ये चीज होके रहेगा, ये संभव हो पाएगा। तो साथियों, लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और हमें बताइएगा कि मानव द्वारा भेजे जा रहे अनेक अंतरिक्ष मिशन में मानव का मार्स के ऊपर जाना कब तक संभव हो पाएगा। लिखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।